हेलो हाय फ्रेंड्स, मैं आपकी फ्रेंड अपने चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। और आज वीडियो स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी बात करना चाहती हूँ। होप सो आप सभी का दिवाली बहुत अच्छे से बीता हो और मेरा भी बीता है। और अब हम करेंगे एक नए मतलब जो हम सेशन कर रहे थे उसी में ही हम आगे पढ़ेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे अंतरिक्ष अभियान के बारे में। ठीक है, किसके बारे में पढ़ेंगे? अंतरिक्ष अभियान के बारे में। तो फ्रेंड्स, एक बात और मैं बताना चाहती हूँ इसके बारे में बताने से पहले कि ये जो मैं वीडियो बनाती हूँ ना, मेरा कोई पर्पज़ ये नहीं होता है कि मेरा वीडियो मतलब आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें या मेरी वीडियो को देखें। ऐसा कुछ नहीं है। ये मेरा वीडियो उन लोगों के लिए है जिन लोगों के पास बुक नहीं होती है, खास करके जिनके पास बुक नहीं है, जो सिर्फ फ़ोन से रीड कर पाते हैं। उनके आसपास के एरियाज़ में ऐसा नहीं कि उनको फाइनेंशियली प्रॉब्लम है, फाइनेंशियली नहीं, बुक्स के लिए जिनको पढ़ने का क्रेज़ होता है फ्रेंड्स, वो हर कोई बुक लेके आ सकता है। लेकिन पर जब उनके एरिया में उपलब्ध नहीं होता है, खास करके जो गर्ल्स होती हैं, तो ये उनके लिए खास करके है ये वीडियो, जो लोग किसी भी कारण बुक्स परचेज़ नहीं कर पाते हैं। तो मेरी कोशिश यही होती है कि थोड़ा बहुत उनको इसमें समझाना पढ़ाना, ताकि वो अच्छे से इसको मेरी सिर्फ आवाज़ को ही सुन के इस चीज़ को याद कर पाएँ और सुन पाएँ और एग्ज़ाम को अपने क्रैक कर पाएँ। ओके फ्रेंड्स, अब ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं इसके अंदर कि हम साइंस और टेक्नोलॉजी के अंदर में हम पढ़ेंगे, जिसको हम बोलते हैं विज्ञान और प्रौद्योगिक। ठीक है, साइंस और टेक्नोलॉजी जिसे हम बोलते हैं विज्ञान और प्रौद्योगिक, इसमें हम पढ़ेंगे अंतरिक्ष अभियान। अंतरिक्ष अभियान का मतलब क्या होता है कि इसमें हम पढ़ेंगे ग्रहों के बारे में, जितने भी हमारे उपग्रह हैं, जो हमारे भारत में पहला उपग्रह था उसके बारे में, इसके बाद कितने उपग्रह आए, कितने हमारे भारत में निर्माण किए गए, कहाँ किए गए, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। क्योंकि एग्ज़ाम में हमसे उपग्रह से रिलेटेड भी बहुत से क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा हम इसको आगे करते हैं जिससे हम क्लियरली देख पाएँ। तो जैसे कि आप देख रहे हैं इसके अंदर अंतरिक्ष अभियान के अंदर उपग्रह, तो उपग्रह में सबसे पहला उपग्रह आता है आर्यभट्ट। ठीक है, आर्यभट्ट आपको पता है कौन थे? जो गणित के बहुत बड़े विशेषज्ञ थे, जिन्होंने गणित को समझ लो जन्म दिया, दाता थे वो गणित के, आर्यभट्ट। इन्हीं के नाम पे ही एक उपग्रह बना जो हमारे भारत का प्रथम उपग्रह था। ठीक है, इस उपग्रह ने क्या किया? अंतरिक्ष केंद्र के अंदर में उपग्रह ने अंतरिक्ष केंद्र में, जो आर्यभट्ट उपग्रह है, इन्होंने अंतरिक्ष केंद्र में 19 अप्रैल 1975 को प्रवेश किया था। ठीक है ना, क्या किया था? प्रवेश किया था 19 अप्रैल 1975 को, समझ लो इसका निर्माण हुआ था, या बोला जाए प्रवेश किया था इस ग्रहण ने। ठीक है, इस ग्रह ग्रह है, इसका वेट कितना था? 350 किलोग्राम। कितना वेट था इसका? 350 किलोग्राम। और ये अंतरिक्ष युग में प्रवेश किया था प्रशिक्षित भारत ने। ठीक है ना, इसका पूरी तरह से प्रशिक्षण करने के बाद इसको हमारे अंतरिक्ष युग में प्रवेश किया था। ठीक है, और आगे हम जो बात करते हैं आर्यभट्ट के बारे में, वैसे मैंने बताया कि इसका वेट, सबसे बड़ी चीज़ याद करने के लिए बात ये होती है कि हमारे भारत में सबसे पहला उपग्रह कौन सा है, तो कौन सा है? आर्यभट्ट है। और ये 19 अप्रैल 1975 को कहाँ? अंतरिक्ष युग में प्रवेश किया था। ठीक है, मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा। और इसका नाम आर्यभट्ट है। यहाँ पे देखिए लिखा भी है कि ये खगोलिक गणित के वो थे, मतलब जन्मदाता या बोला जाए गणितज्ञ थे आर्यभट्ट, इनके नाम पे ही बनाया गया था। और वह चंद्रगुप्त विक्रम आदित्य, चंद्रगुप्त नहीं, सिर्फ चंद्रगुप्त विक्रम आदित्य के दरबार में वो राज दरबारी थे। ठीक है ना, जो उनका दरबार था चंद्रगुप्त मौर्य का, उसमें वो दरबारी थे। इस ग्रह का मुख्य कार्य अब हम जानते हैं, क्योंकि ग्रह जो होते हैं उनका कार्य भी होता है। तो इस ग्रह का मुख्य कार्य क्या था कि इस ग्रह का मुख्य कार्य क्या था? अंतरिक्ष वैज्ञानिक एक्सरे प्रयोग करना व धरती पर आंकड़े भेजना। अंतरिक्ष पे एक्सरे प्रयोग करना, साथ ही इस उपग्रह के जरिए हम क्या करते थे? अंतरिक्ष में अपने उपग्रहों का एक्सरे प्रयोग करते थे इस अंतरिक्ष के जरिए, और धरती पर आंकड़े भेजने का कार्य भी करते थे। अब हम चलते हैं थोड़ा सा और आगे, हम और भी उपग्रहों के बारे में जानते थे। ये तो हमारे भारत का प्रथम उपग्रह था, इसको करते हैं इरेज। अब हम बात करते हैं दूसरे उपग्रह का, जिसका नाम क्या है? भास्कर। क्या नाम है? भास्कर। तो फ्रेंड्स, इस उपग्रह का वेट कितना था? 336 किलोग्राम इस उपग्रह का वेट था। और इसका
जो बोला जाए कार्यालय या बोला जाए यहाँ पे ये स्थित था बेंगलुरु में। कहाँ पे स्थित था? बेंगलुरु में इसका केंद्र था, जहाँ पे ये अभिकल्पित और निर्मित हुआ था। ठीक है ना। साथ ही अंतरिक्ष केंद्र को 7 जून 1979 को हुआ था। ठीक है ना। इसका जो अंतरिक्ष केंद्र बना था वो कब बना था? मतलब समझ लो ये अंतरिक्ष में जो प्रवेश किया था वो कब किया था? 7 जून 1979 यानी 89 में। ठीक है ना। 79 यानी 89 में। फ्रेंड्स थोड़ा हिंदी में बोलने में दिक्कत होती है काउंटिंग को, सॉरी। तो फ्रेंड्स हम बात करते हैं सेकंड उपग्रह का, जिसका नाम है भास्कर और जिसका वेट कितना है? 336 किलोग्राम। और इसका केंद्र कहाँ पर है? बेंगलुरु में है। कहाँ पे है? जहाँ पे ये अभिकल्पित और निर्मित हुआ था, साथ ही इसका प्रक्षेपण किया गया था। और अंतरिक्ष में कब प्रवेश किया था ये? 7 जून 1969 में। ठीक है ना। 7 जून 1969 में हुआ था। और इसका नाम जो था, इसका नाम क्यों इसका पड़ा था और किसके जरिए पड़ा था? भास्कर कौन थे? ये 7वीं शताब्दी के खगोलज्ञ और ब्रह्मपुत्र के समकालीन भास्कर के नाम पर रखा गया था। ठीक है ना। कौन थे वो? ये चीज़ हमें पता होना चाहिए। जैसे मैंने आर्यभट्ट के बारे में बताया कि वो गणितज्ञ थे, और ये क्या थे? खगोलज्ञ शास्त्र और ब्रह्मपुत्र के समकालीन भास्कर के नाम पर रखा गया था। मतलब ये ब्रह्मपुत्र के खगोलज्ञ और ब्रह्मपुत्र थे। ठीक है ना, जिनके नाम पर रखा गया था सेकंड उपग्रह का नाम। इसका कार्य क्या था? अब मेनली हम चलते हैं सेकंड जो हमारा उपग्रह है, द्वितीय उपग्रह है, इसका कार्य क्या था कि भूमि पर जल वन, ठीक है ना, जल वन एवं महासागरीय संसाधनों की सूचना मतलब सूचना को इकट्ठा करके करना था। ठीक है ना। इसका मेन कार्य क्या था कि हमारी भूमि पर जल वन और महासागरीय संसाधनों की सूचना एकत्रित करना था कि वहाँ पे हमारे पृथ्वी पर कितना जल वन महासागरीय कितनी मात्रा में है, कैसे क्या होता है यहाँ पे, इनकी जल वन मतलब कैसे कैसे हो रहा है उसके बारे में पूरी डिटेल्स कि यहाँ पे कैसी मतलब कैसे जलवायु हो, कैसा जल है, कैसा वन है वहाँ का, ये सारी चीज़ें वहाँ पे एकत्रित, कितना वहाँ पे मतलब जनसंख्या है, पेड़ पौधों की, ये सारी चीज़ें क्या करता था ये उपग्रह एकत्रित करता था। अब हम बात करते हैं कि कक्ष में इसने जो प्रवेश किया वो कितने टाइम के बाद किया? 2 वर्ष तक कक्ष में रहा। ठीक है ना। 1 अगस्त 1981 को इसका अभियान समाप्त हुआ था। ठीक है ना। ये 2 वर्षों तक कक्ष में रहा था, लेकिन पर उसके बाद इसका अभियान समाप्त हो गया था, मतलब ये समाप्त हो गया था। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट की। नेक्स्ट उपग्रह क्या है? रोहिणी। ठीक है ना। ये नेक्स्ट उपग्रह जो है वो है रोहिणी। रोहिणी को फ्रेंड जो रोहिणी श्रेणी के जो उपग्रह हैं इसका निर्माण भारतीय विज्ञान कार्यक्रम के लिए किया गया था। ठीक है ना। जो रोहिणी का निर्माण मेनली किस लिए किया गया था, इसका उद्देश्य क्या था, तो भारतीय वैज्ञानिकों के लिए किया गया था। और इसे 4 उपग्रह, इसके अंदर टोटल 4 उपग्रह बनाए गए थे, जिसका नाम था रोहिणी ए 1 ए और 1 बी 2 और 3। ठीक है ना। कितने होते हैं पूरे उपग्रह? 1 ए 1 बी और 2 और 3, ये सारे हमारे उपग्रह थे। अब हम बात करते हैं, साथ ही में बता दूं एक चीज़ और आपको कि जो 1 बी था भारतीय रॉकेट में प्रशिक्षित किया गया प्रथम उपग्रह था। अब यहाँ पे देखिए हम बात करते हैं भारतीय रॉकेट की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ये बात याद रखिएगा। एक प्रथम उपग्रह एक अलग बात है और एक भारतीय रॉकेट से प्रशिक्षित था। ये किससे था प्रशिक्षित? प्रथम उपग्रह था। ठीक है ना। वैसे तो देखा जाए तो ये तीसरे नंबर का उपग्रह है। ठीक है ना। जो है रोहिणी 1 बी जो है ये तीसरे नंबर का रॉकेट है, सॉरी उपग्रह है, लेकिन पर भारतीय रॉकेट प्रशिक्षित प्रथम उपग्रह, जो भारतीय रॉकेट से प्रशिक्षित था वो कौन सा प्रथम उपग्रह कौन सा था? रोहिणी 1 बी। इस तरह का क्वेश्चन हमसे एग्जाम में पूछ लिया था, इसलिए मैं आपसे बार बार बोल रही हूँ। अब हम चलते हैं रोहिणी 1 बी के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। यह जो है 18 जुलाई 1980 को श्रीकोटा केंद्र से SLV, यहाँ पे 3 भी है फ्रेंड्स, SLV-3 श्री द्वारा के प्रशिक्षित किया गया था। मतलब ये जो ग्रहण था इसको प्रशिक्षित मतलब दोबारा से उसका जिसे बोलते हैं ना परीक्षण करना, प्रशिक्षित किया था, मतलब इसको बताया गया था, मतलब समझ लो इसका निर्माण किया गया था। कई वर्डों में हम इसका मीनिंग समझ सकते हैं। ठीक है ना। तो 18 जुलाई 1980 को श्रीहरिकोटा, ठीक है ना, इस चीज़ को याद रखिएगा, श्रीहरिकोटा केंद्र से SLV-3
श्री के द्वारा प्रशिक्षित किया गया था, ठीक है ना, के द्वारा प्रशिक्षित किया गया था। याद रखिएगा किसके द्वारा किया गया था, श्री हरिकोटा केंद्र से प्रशिक्षित किया था, एसएलवी के द्वारा, ठीक है ना, एसएलवी 3 के द्वारा। यह भारत का प्रथम सफल परीक्षण था, ठीक है ना, ये भारत का सफल प्रथम प्रशिक्षण था, ठीक है। इसे 10 अगस्त 1969 को रोहिणी 1A जो था, अभी हम 1B के बारे में पढ़े, 1A की असफलता का पश्चात प्रयोगतम उपग्रह छोड़ा गया था, ठीक है ना, मतलब 10 अगस्त 1969 को 10 नवंबर 1969 को रोहिणी ए का असफल, मतलब ये हुआ कि इसका जब प्रशिक्षण किया गया था तो ये इस टाइम पे असफल साबित हो गया था। बाकी जो 1B था ये सफल साबित किया गया था, वो भी किसके जरिए किया गया था, श्री हरिकोटा केंद्र एसएलवी के द्वारा, ठीक है ना, कहाँ किया गया था, एसएलवी के द्वारा, श्री हरिकोटा केंद्र एसएलवी 3 के द्वारा प्रशिक्षित किया गया था और ये प्रथम सफल प्रशिक्षण था, ठीक है ना। अब हम चलते थोड़ा सा और आगे। तो फ्रेंड्स हम बात करते हैं रोहिणी 2 की, जिसे 31 मई 1981 में श्री हरिकोटा एसएलवी 1 के द्वारा प्रशिक्षित किया गया था। ये बात याद रखिएगा, सिर्फ इसकी डेट याद रखने की जरूरी है। 31 मई 1981 को श्री हरिकोटा एसएलवी 3 के द्वारा, यहाँ पे 3 है, के द्वारा प्रशिक्षित किया गया था, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं रोहिणी 3 की, जो रोहिणी 3 है, और इसके बारे में आपको और बता दूं कि इसमें ज़्यादातर एग्जाम में हमसे जो पूछता है वो सिर्फ रोहिणी के बारे में पूछता है ज़्यादातर एग्जाम में। इसके जो 4 पॉइंट उसके बारे में बहुत रेयर ही पूछता है, खाली हमें डेट को याद रखना ज़रूरी है। तो रोहिणी 3 जो है वो 17 अप्रैल 1983 में श्री हरिकोटा से एसएलवी 3 के द्वारा प्रशिक्षित किया गया था। ये चीज़ याद रखिएगा, प्रशिक्षित किया गया था। साथ ही इसमें 2 कैमरा और एक एल बैंड बेकन लगाया गया था, ठीक है ना, 2 कैमरा और एक एल्बोन। ये कितनी बार एग्जाम में हमसे पूछ लिया जाता है, ठीक है। साथ ही 24 सितंबर 1984 को निष्क्रिय होने, मतलब जब ये 24 सितंबर 1984 से पहले जब ये निष्क्रिय नहीं था, क्योंकि 1983 में इसको बना दिया गया था, बन गया था। 1984 में जब ये निष्क्रिय हो गया था, उससे पहले इसने क्या किया, पृथ्वी पर लगभग 3000 चित्र भेजे और 19 अप्रैल 1990 को यह कक्ष में पुनः प्रविष्ट हो गया, अपने कक्ष में दोबारा चला गया था, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये था हमारे उपग्रहों के बारे में। थोड़े और भी उपग्रह हैं, इसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अभी हम जितना हमने पढ़ा है उससे रिलेटेड हम थोड़े से क्वेश्चंस को पढ़ लें। तो इसके लिए हम चलते हैं थोड़ा आगे। तो आज के प्रश्न हमारे यह है, देखिए, प्रथम भारत का उपग्रह कौन सा है, आप लोग जानते हैं, यह कब अंतरिक्ष युग में प्रवेश किया था। मैंने बहुत ही अच्छे से आपको बताया है। अगर आपने ध्यान से मेरी बातों को सुना होगा तो मेरे सभी क्वेश्चंस का आंसर आप लोग मुझे तुरंत के तुरंत देंगे। प्रथम उपग्रह का क्या कार्य है, भारत का द्वितीय उपग्रह कहाँ पर निर्मित हुआ। देखिए फ्रेंड्स, बहुत ध्यान से अगर आप मेरी वीडियो सुन रहे हैं तो इन सभी का आंसर आपको याद करना और साथ ही माइंड में भरना चुटकियों का काम है फ्रेंड्स। मैं आपको ये बोलूँगी, सिर्फ आप ध्यान से मेरी वीडियो को सुनिए, मेरी वॉइस को सुनिए, आप आसानी से इन सब चीज़ों को बिना पढ़े याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत का नृत्य उपग्रह कब निर्मित हुआ था, ठीक है ना। भारत का कौन उपग्रह कब निर्मित हुआ था, कौन से, यहाँ पे द्वितीय है फ्रेंड्स, ठीक है ना, द्वितीय उपग्रह कब निर्मित हुआ था। और भी क्वेश्चंस पे चलते हैं हम लोग, इसको करते हैं इरेज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के द्वितीय उपग्रह का क्या नाम है। ये चीज़ हमें पता होना चाहिए, भारत के द्वितीय उपग्रह का क्या नाम है, मैंने आपको बताया है। अब चलते द्वितीय उपग्रह का कार्य क्या है, द्वितीय उपग्रह का कार्य क्या है। और यहाँ पे सिर्फ मैंने जो ग्रह लिखा है यहाँ पे उपग्रह है, ठीक है ना। भारत का द्वितीय उपग्रह कितने वर्षों तक कक्ष में रहा, ये चीज़ भी मैंने आपको बहुत ही अच्छे से बताया है। भारत के लिए कितने रोहिणी उपग्रहों का निर्माण किया गया है, कितने का किया गया है, चलिए मैं बताती हूँ, 4 का, ठीक है ना। और बाकियों का आंसर आप लोग खुद कीजिएगा। नेक्स्ट देखिए, रोहिणी 1B उपग्रह कब निर्माण किया गया था, रोहिणी 1B उपग्रह का कब निर्माण किया गया था। अगर आपको डेट रिमाइंड हो तो आप लोग याद कीजिए कब किया गया था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रोहिणी 1A उपग्रह असफल कब हुई थी, ठीक है ना। और रोहिणी 3 उपग्रह जो है, रोहिणी 3
उपग्रह द्वारा कब पृथ्वी पर 3000 चित्र भेजे गए थे। इसका सिर्फ हमें डेट बताना है कि कब भेजे गए थे। तो फ्रेंड्स ये आज के लिए आपके लिए जो क्वेश्चंस मैंने बनाए हैं, होप सो आपको समझ में आ रहा होगा और आप लोग इसका आंसर भी कर पाएंगे। अगर सपोज दैट आप लोग इसका आंसर नहीं कर पाते और आपको अगर कुछ समझ में नहीं आता तो प्लीज़ आप लोग मुझे कमेंट कीजिए, जिससे मैं आपकी प्रॉब्लम्स को समझ सकूँ और मेरी क्या प्रॉब्लम है। मतलब इट मीन्स मेरी प्रॉब्लम कहने का मतलब ये है कि आपको मेरी बातें क्या नहीं समझ में आती है वो लोग आप मुझे कमेंट में बताइएगा। ओके फ्रेंड्स, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो फ्रेंड्स। अगर मेरा वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके फ्रेंड्स, और साथ ही बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको सारी नोटिफिकेशंस मिलती रहे। बाय।